नमस्ते भैया बहनों। आज हम पाठ 13 सांख्यिकी इसके अपन सूत्र को पढ़ेंगे और प्रश्नावली 13.1 का एक सवाल करेंगे। तो चलो अपन बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें देखो, पहला प्रश्न दे रखा है कि इसमें परिभाषा है पहले, है ना। तो परिभाषा अपन पढ़ते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होती है उसको अपन समझ रहे हैं। तो आंकड़ों का ऐसा मान जो सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसको बोलते हैं? कि आंकड़ों का ऐसा माप जो सारे जितने भी आंकड़े होते हैं एफ एक्स एब और एक्स के, उन सबका प्रतिनिधित्व करता है। और वो सब क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। और यह 3 प्रकार का होता है ना। उसके जो नाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसको माध्य भी बोलते हैं या औसत भी बोलते हैं। एक माध्यक भी बोलते हैं और तीसरा बहुलक भी बोलते हैं। कुल मिला के हमने कक्षा 7 में इसको अच्छी तरीके से पढ़ा है। प्रतिनिधित्व यानी क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में 20 भैया बहन है ना, उसमें से एक भैया को उसके शिक्षक ने बोल दिया कि आप सभी पूरे कक्षा के आप अनुशासन में रखना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो वो सब क्या कर रहा है? वो पूरी सारे भैया बहनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसी प्रकार इस सांख्यिकी में जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होती है, वो जितने भी आंकड़े होते हैं एक्स और एफ के, उन सभी आंकड़ों का वो क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। और उसको क्या बोलते हैं? माध्य, माध्यक और बहुलक। और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, है ना। हमको इस प्रश्नावली में 30% सिलेबस आपका हटा दिया गया। तो अपने को कुल मिला के इसमें इन तीनों वीडियो के सूत्र को ही पढ़ना है ना। और इससे संबंधित अपने को सवालों को ही समझना है, ठीक है ना। तो देखो, इसमें वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, मतलब कि जो वर्गीकृत हमने कक्षा 7 में जो चीज़ें पढ़ी है वो अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य होते हैं, लेकिन इसमें क्या वर्गीकृत करके आंकड़ों के माध्य निकालना अपने को, है ना। तो देखो, इसमें दे रखा है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, है ना। तो जिस सवाल में जिस विधि का अपने को उपयोग करना है वो अपन उसको सवाल को समझते जाएंगे और करते जाएंगे। थोड़ा आगे इसके अपन सवाल देख लेते हैं, है ना। तो देखो, प्रश्न सूत्र देख लेते हैं। पहला इसमें प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है, इसको एक्स या माध्य भी बोलते हैं ना। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना। या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इसको माध्य भी बोल सकते हैं ना। माध्य बराबर सिग्मा, सिग्मा यानी क्या? उसका योग। तो एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, है ना। ये छोटा आई है इसमें, ये सूत्र का रूप है ना। तो इस प्रश्नावली के हल मतलब सवाल करने से पहले आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। दूसरा सूत्र इसमें कल्पित माध्य। इसमें एक्स बराबर यानी क्या? माध्य बराबर ए प्लस, इसमें तो ए अलग से आ गया, बाकी सूत्र यही है, सिग्मा एफ आई और एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ गया? डी आई गया, है ना। तो डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। तीसरा इसमें पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, है ना। यहाँ एच का मतलब क्या है? बारंबारता, है ना। एच का मतलब यहाँ पे क्या है? बारंबारता, ठीक है ना। एक बार उन सूत्र को देख लो। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले आपको सारे सूत्र आने चाहिए, तब जाके आप इनको कर पाओगे, अन्यथा आप इन सवालों को नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे एच का मतलब होता है सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर, ठीक है ना। एच का मतलब क्या होता है? सार्वंतर, ठीक। आगे कुछ और सवाल सूत्र देख लो। देखो, इसमें है आगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक, है ना। जब अपन आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं उसमें कौन सा सूत्र लगता है? तो इसमें एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटे एफ आई इंटू एच। यह सी एफ का मतलब क्या होता है? संचय बारंबारता, है ना। और एच का मतलब सार्वंतर, ठीक है। अब आगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक। जब अपने को आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना हो तब एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको इस प्रश्नावली के सवाल करने से पहले आपको ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए। अब इन सूत्रों को अपने को सवालों में कैसे अप्लाई करना है, इसको क्या बोलते हैं, ये अपन जब इन सवालों को करेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ें बताऊंगा कि ये एप क्या होता है, ये आई क्या होता है ना। वहाँ आपको सारी डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अब इसमें नोट करके मैंने एक बात लिखी है, उसको आपको समझना है। तो देखो, इसमें मैंने नोट करके एक बात लिखी है, एक्स आई और एफ आई के अधिकतम मान कम हो तो माध्य में प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना चाहिए। कौन सी विधि का? प्रत्यक्ष विधि। कब? जब एक्स और एफ आई के मान कम हो तब प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना चाहिए, और जब एक्स आई एफ आई के मान अधिक होने पर कल्पित माध्य विधि का उपयोग करना चाहिए, और जब यदि संख्यात्मक मान बहुत अधिक हो तब अपने को पग विचलन विधि का उपयोग करना चाहिए। कुल मिला के देखो, इन सवालों को समझो आप। प्रत्यक्ष विधि का उपयोग अपने को कब करना है? जब एक्स और एफ और एक्स के जो आंकड़े होते हैं वो कितने हो तब अपने को प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना है। वो जब 10 से 20 हो, कितने हो? 10 से 20 हो तब आपको एक से 20 के मध्य हो तब आपको प्रत्यक्ष विधि का सूत्र का उपयोग करके आपको इसका ये आंकड़े ज्ञात करना पड़ते हैं, ये माध्य का है ना। और जब एफ और डी कितने हो? 20 से 100 के मध्य हो तब आपको कल्पित माध्य का ज्ञात करना पड़ेगा। और जब आंकड़े एक्स और एफ के जब आंकड़े 100 से 5000 के मध्य हो या इससे अधिक हो तब आपको पग विचलन विधि का उपयोग करना है। ठीक है, ये इसका फैक्ट है। तो एक बार उसको स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से, है ना। इसके बाद फिर इसका ले लो, फिर इन सूत्रों का ले लो तीनों का, फिर इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर इसका ले लो। ठीक। अब अपन प्रश्नावली 13.1 का एक सवाल आज हल कर लेते हैं, बाकी के सवाल अपन कल करेंगे। देखो, अपना पहला सवाल है इसमें प्रश्नावली 13.1 का, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले की 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसमें करना क्या है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या अपने को ज्ञात करना है ना। 20 घरों का यहाँ पे सर्वे किया गया है ना, आंकड़ों का एकत्रित किए गए, है ना। किसके अकॉर्डिंग? विद्यार्थी द्वारा, और पर्यावरण संचेतन अभियान के अंतर्गत। ठीक है ना। तो देखो, इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं उन सब में अपने को माध्य ज्ञात करना, और माध्य में हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये चीज़ें अपनी अभी थोड़ी देर पहले अपने देखी है ना। तो देखो, इसमें प्रत्यक्ष विधि में आंकड़े कितने होने चाहिए? 1 से 20 के मध्य होंगे तो आपको प्रत्यक्ष विधि का माध्य का उपयोग करना है, विधि का मतलब सूत्र का उपयोग करना है ना, माध्य ज्ञात करने के लिए। और जब आंकड़े 20 से 100 के मध्य हो तब आपको कल्पित माध्य विधि का उपयोग करना है। और जब आंकड़े 100 से 5000 या जितने भी हो तब आपको पग विचलन विधि का उपयोग करना है। ठीक है, इस सूत्र को देख लो आप एक बार। ठीक। तो देखो, यहाँ पे दे रखा है पौधों की संख्या और यहाँ पे दे रखा है घरों की संख्या। तो जो पौधों की संख्या होती है उसको हम क्या मानेंगे? वर्ग। क्या मानेंगे? वर्ग। तो मैं यहाँ इसको वर्ग लिख देता हूँ। ठीक। और घरों की संख्या इसको मैं क्या मानूंगा? इसको मैं मानूंगा एफ, है ना। वर्ग इसका संबंध किससे होता है? एक्स से। किससे होता है? एक्स से। जो पौधों की संख्या है वो ये इससे, यानी कि वर्ग से अपन एक्स के सारे मान में ज्ञात करूँगा, है ना। और जो एफ है इसके अकॉर्डिंग में इसके सारे बारंबार तक जितने मान है उसको मैं ज्ञात करूँगा। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अपने को और नीचे उसने एक लाइन और करके दे रखा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, है ना। आपको लास्ट में ये भी बताना है आपको कौन सी विधि का उपयोग करना।
तो इन आंकड़ों को देखो, आपको समझ में आ जाएगा अपने को कौन सी विधि का उपयोग करना है। तो देखो यहाँ पे जो आंकड़े दे रखे हैं, ये जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो 14 है ना। और इसमें ऐप में जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो कितना है, 6। तो कुल मिला के 20 से कम ही है। तो इसमें अपने को प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना है ना। प्रत्यक्ष विधि, माध्य तो ज्ञात करना, लेकिन प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है। तो अपने को इस सूत्र में देखो, सूत्र में लिखा हुआ है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स यानी क्या, एफ एक्स का योग, यानी कि जो सिग्मा एफ एक्स है इसमें अपने को एक तालिका बनानी पड़ेगी, है ना। उसमें उसका उस तालिका का पूरा योग अपने को करना पड़ेगा। नीचे है सिग्मा एफ, यानी कि ये जो जितने हैं इन सब का अपने को योग करना पड़ेगा। फिर इस सूत्र का आपको उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इनको पौधों की संख्या और घरों की संख्या में यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम से, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे इस तालिका में इनको पौधों की संख्या सारी लिख दी मैंने, और घरों की संख्या, है ना। ये पूरी मैंने ऐसे ऐसे इस तालिका को यहाँ पे मैंने उतार दिया, है ना, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से एक तो एक से ज्ञात करना और एक एफ एक्स, है ना। तो मैं एक से ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, तो मैं एक से ज्ञात करने के लिए देखो, यदि मेरे को एक से ज्ञात करना पड़े तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखो ये जो एक्स है, तो ये जो 0 से 2 है ना, तो इसका मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा और इसके बटे में मैं 2 करूँगा। तो मेरे को यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। उसी क्रम में फिर इसमें भी मैं यही प्रोसेस करूँगा सभी में। तो चलो मैं आपको रफले रूप से एक बता देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो संख्या 0 क्या है, ये निम्न संख्या है ना, न्यूनतम अंक है ये। 0 न्यूनतम और अधिकतम अंक कौन सा है, 2। तो इस दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 0 और 2 जोड़ेंगे तो, और इसके बटे में अपने को 2 करना है। तो 2/2, 2 से 2 काटेंगे कितना आएगा, 1। तो यहाँ से अपने को एक से का मान, यानी कि एक से कितना मिला अपने को, 2, सॉरी 1 मिला, है ना। उसी क्रम में यदि मेरे को यह ज्ञात करना है तो न्यूनतम अंक कितना है, 2, अधिकतम 4। तो 4 और 2 को जोड़ने में कितने आएंगे, 6, और इसके बटे में 2 करना है ना। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है ना। तो मुझे अब यही प्रोसेस अपने को करना है। अब मैं जो मैंने 2 प्रोसेस की इसको मैं लिख देता हूँ। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना है, 2, उसके बटे में 2 किया तो कितना प्राप्त हुआ मुझे, 1, भाग दिया। अब 4 और 2 कितने होते, 6, 6 से मैंने 2 का 6 में भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 3, ये जो भी मैंने ज्ञात किया, है ना। फिर 6 और 4 कितने होते, 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 2 5 10 यानी 5। देखो 1 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का। 3 और 5 में 2 का, यानी सब में 2 2 का अंतर आता है। अपन डायरेक्ट संख्या आगे लिख सकते हैं ना, सब करने की जरूरत नहीं। 5 में 2 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, 6 7। 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8। 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4, है ना। आगे फिर 1 मिनट, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होंगे ना। फिर इधर 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। देखो कुल मिला के इसमें क्या है, सब में 2 2, तो एक में 2 और 3, 2 और 3 जोड़ा तो 2 प्राप्त हुआ। 3 में कितने जोड़े, 2, तो 3 से 4 और 5, 5 में 6 और 7, 7 3 8 और 9, सॉरी यहाँ 9 आएगा ना, यहाँ आपको 9 करना है। और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, ठीक है ना। ये 11 है और ये 9 है और ये 13 है, ठीक है ना। देखो आप चेक भी कर सकते हो, 6 और 4 कितने होते, 10, 10 में अपन 2 का भाग देंगे तो 5 आएंगे। 8 और 6 कितने होते, 6 2 12 13 14, 14 में 2 का भाग देंगे 2 7 14, 7 आएंगे। उसी प्रकार 10 और 8 कितने होते हैं, 18, 18 में जब अपन 2 का भाग देंगे तो 2 नंबर 18 9 आएंगे। उसी क्रम में 10 और 12 22, तो 22 में जब अपन 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कि 11 आएंगे। 12 और 14 कितने होते, 26, हाँ 12 2 26, 26 में जब अपन 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 13, ठीक है। तो इसे अपन चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को एफ एक्स यानी इन दोनों का अपने को गुणा करना है।
क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। तो एक में जब मैं एक का गुणा करूँगा तो कितने प्राप्त होगा मुझे, एक। एफ एक्स यानी कि इन दोनों का गुणा होगा इसमें। 3 में 2 का गुणा होगा तो 3 दूना 6। 5 का 1 में गुणा होगा तो 5। 7 का 5 में गुणा होगा तो 7 पंजे 35। 9 का 6 में गुणा होगा तो 6 9 में 54। 11 का 2 में गुणा होगा तो 11 दूनी 22। 13 का 3 में गुणा होगा 13 39। ठीक है। अब मुझे क्या करना, अब देखो सूत्र में अपने को, ये मैं सूत्र इसलिए बता रहा था ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सूत्र में आपको एफ एक्स का योग करना है और एफ का योग करना है ना। तो अपने को एफ एक्स का योग करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो सिग्मा एफ एक्स इन सबको जोड़ना पड़ेगा और एक किसका, एफ का योग करना पड़ेगा, इस वाले का। तो सिग्मा एफ का, है ना। पहले अपन इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो देखो 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 21 और 2 23, 23 और 9 23 और 9 32, 32 के 2 हासिल 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 12 13, 13 और 3 16, यानी कि अपने को कितना मिला 162। ठीक, अब इसको जोड़ लेते। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 ने 1 17, 17 ने 2 19, 19 और 1 20, ये कितना मिला अपने को 20। ठीक है। अब अपन सूत्र लगा देंगे प्रत्यक्ष विधि का, है ना। तो प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है, माध्य, है ना, बराबर सिग्मा एफ एक्स इसके बटे में सिग्मा एफ। ठीक है। तो यहाँ से अपने सिग्मा एफ एक्स का योग कितना मिला 162, तो यहाँ लिख देंगे अपन 162 और एफ का योग सिग्मा एफ का 20, तो इसके बटे में 20। अब इसको अपन काटेंगे तो देखो 2 से जाएगा ये, 2 एकम 2 शून्य लगा दी, 2 आठे 16, 2 एकम 2, कितना बचा 81/10। अब मैं इसका भाग दूंगा तो ये 0 है, तो पॉइंट में कटेगा तो कुल मिला के यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा 8.1। ठीक है ना। देखो कैसे मैं बता भी दूँ ना आपको, 10 एकम 10, है ना। 10 आठे कितने होते हैं 80। ठीक, एक बचा भागने जी की 0, 10 मन लगे और 0 बड़े तो कितने आ जाएंगे 10, 10 एकम 10। ठीक है, इस प्रकार। तो कुल मिला के अपने पास फाइनल आंसर निकल के कितना आ गया, मैं लिख दूंगा माध्य बराबर 8.1, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन उसने एक बात और पूछी है, वो देखो उसने एक बात ये पूछी है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, है ना। तो हम लिखेंगे, हमें लॉजिक भी देना पड़ेगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ हमने प्रत्यक्ष विधि, यहाँ हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। ठीक है ना। अब उसने क्या पूछा देखो, और क्यों किया, प्रत्यक्ष विधि वाले क्यों किया, उसका भी अपने को लॉजिक देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि एक्स आई व एफ आई के मान छोटे हैं। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, फिर इसका ले लेना।
इस वाले का, ठीक है। यहाँ पे 9, 11 और 13 है ना, ठीक। ले लिए स्क्रीनशॉट। तो देखो हमने कुल मिला के इसमें किया क्या, इस ये जो प्रश्नावली है इसमें सारे आपको जितने भी सवाल है वो सब अपन प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं, है ना। लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे आंकड़े बड़े होंगे, मतलब जहाँ सवाल में क्या पूछा रहे हैं, है ना, वहाँ कौन सी विधि आपको बेस्ट रहेगी। मैं कुछ कुछ सवाल दोनों विधि से बताऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप चाहो तो प्रत्यक्ष विधि से सारे सवाल कर भी सकते हो, है ना, और सारे उत्तर आ सकते हैं, है ना। लेकिन आपको आंकड़े देखने पड़ेंगे, आंकड़े एफ एक्स के आंकड़े कितने हैं, एफ के आंकड़े कितने हैं, वाई के आंकड़े कम ज़्यादा तो नहीं है। तो आपको वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने मित्र को शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।